अब हम कला की बात कर लें। स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, तीनों कलाओं इस युग में महान देन हैं, इस युग में महान देन को प्राप्त हैं। अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष बचा है। भूमरा स्थान यानी मध्य प्रदेश में यह स्थान है और यहाँ पर शिव मंदिर का केवल चबूतरा मिलता है और शिवलिंग ही मिलता है। लेकिन इस चबूतरे और शिवलिंग को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर अपने समय में कितना भव्य रहा होगा, कितना सुंदर रहा होगा। इसी तरह गुप्त काल के मंदिरों में सर्वोच्च उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का चित्र ये आपको दिख रहा है। ये देवगढ़ यानी झांसी में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। दशावतार का अर्थ होता है विष्णु जी के 10 अवतार का ये मंदिर आज भी हमको झांसी में दिखाई पड़ जाएगा। आप जाकर वहाँ पर देख भी सकते हैं। इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिरों के स्थापत्य कला का सारे उदाहरण मौजूद हैं और ये एक सर्वोच्च उदाहरण के रूप में गुप्त काल का ये मंदिर बना हुआ है। वैष्णव और शैव मंदिरों का इस काल में खूब निर्माण हुआ। ये मंदिर इसमें इनके जो गुप्त काल के राजाओं ने जो मंदिरों का निर्माण कराया वो मंदिर छोटे होते थे और पत्थरों से निर्मित होते थे और इस मंदिरों की सबसे खास विशेषता यह थी कि ये चबूतरे पर बने होते थे। इन विशेषताओं के साथ ही इस काल में बहुत सारे ऐसे मंदिर मिले हैं जो इस समय टूटी अवस्था में भी प्राप्त हुए हैं। कुछ मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसी रूप में प्राप्त हुआ जैसे आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन मंदिरों को देखने के बाद हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि गुप्त काल में स्थापत्य कला अपनी चरम उत्कर्ष का समय में था। अब हम अगर मूर्ति कला की बात करें यानी मंदिरों में मूर्तियाँ स्थापित होती हैं तो उन मूर्तियों की बात अगर हम करें तो गुप्तकालीन जो मूर्तियाँ थीं वो सादगी, जीवंतता और भावपूर्ण मुद्रा में बनी हुई थी। उन मूर्तियों को देखकर लगता है कितनी सादी और सुंदर बनी हुई हैं, लेकिन मूर्तियाँ इस तरह लगती हैं जैसे वो जीवित हों, अभी बोल पड़ेंगी। इस तरह की मूर्तियाँ इस काल में मिलती हैं और मूर्तियों के जो भी भाव दिखाए गए हैं सभी भाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाए गए हैं। देखकर ही लगता है कि मूर्ति भावपूर्ण मुद्रा में है। इन मूर्तियों में हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि सभी धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ इस काल में मिली हैं। गुप्त काल में एक विशेष प्रकार के पत्थर और लोहे के स्तंभ भी बनते थे। आपने स्तंभों के बारे में अभी महरौली का लौह स्तंभ देख ही लिया, कितना उन्नतिशील स्थिति में है। तो इस काल के इन स्तंभों को भी का विशेष महत्व था और मूर्तियों का जो निर्माण था वो सफ़ेद बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया था। चित्रकला की बात कर लें अगर हम तो गुप्त काल की जो चित्रकला थी वो भी बहुत उन्नति स्थिति में थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास जो अजंता की गुफा मिली है वो गुप्तकालीन ही है और उस गुफा में जो बने चित्र हैं वो गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकारी का सबसे सुंदर उदाहरण है। ये चित्र गुफा की दीवारों पर बने हैं, इसीलिए इसे भित्ति चित्र भी कहते हैं और इन चित्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का पूरी गुफा की दीवारों पर उकेर दिया गया है। इन चित्रों का जो अलंकरण है वो पशु, पक्षी और पत्तियाँ और पौधों से किया गया है जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी गुफा में कोई भी आकृति की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, यानी एक आकृति आपको 2 बार नहीं दिखाई पड़ेगी। इतनी बड़ी गुफा के जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, आप पूरी गुफा को आप देख सकते हैं। इस गुफाओं में जो एक चित्र बन गया है उसकी पुनरावृत्ति दूसरी जगह पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। और इन गुफाओं में के जो ये चित्र हैं, जो ये चित्रों का जो रंग है वो आज भी वैसे ही हैं जैसे कि गुप्त काल के प्रारंभ में थे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चित्रकला के में जो रंग भरे गए या जो चित्रकला थी वो कितनी उन्नति स्थिति में थी। अब हम लोग अगर साहित्य की बात कर लें तो गुप्त काल में साहित्य की भी उन्नति खूब हुई।
गुप्त काल में तो इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए जिनकी रचनाएं आज भी हम लोग बड़े ही आदर और सम्मान के साथ पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त खुद को तो हरिशेन ने कवि ही घोषित कर दिया है प्रयाग प्रशस्ति में, और कहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा कवि था, बहुत बड़ा लेखक था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो कला का संरक्षक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों में कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, विष्णु शर्मा आदि प्रमुख साहित्यकार थे। इन साहित्यकार की रचनाएं आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, जो ये ग्रंथ हैं ये संस्कृत के एक कालजयी ग्रंथ हैं, जिसे आज भी बड़े ही योग्य से पढ़ा जाता है। उसके अलावा शूद्रक की जो प्रमुख रचना है मृच्छकटिकम, ये भी बहुत अच्छी एक उत्कृष्ट साहित्य माना जाता है। विशाखदत्त की प्रमुख रचना मुद्रा राक्षस भी आज एक ऐतिहासिक राजनीतिक ग्रंथ है, जिसे पढ़कर आज भी उस काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन पता चलता है। विष्णु शर्मा की जो प्रमुख रचना है पंचतंत्र, उसमें जो कहानियाँ दी गई हैं वो आज भी बच्चों के लिए बड़ी प्रासंगिक हैं। उन कहानियों के माध्यम से, जिस तरह विष्णु शर्मा ने कहानियों के माध्यम से बच्चे को शिक्षित किया था, उसी तरह उन कहानियों के माध्यम से आज भी बच्चों को शिक्षित किया जाने का प्रयास किया जा सकता है। जिस तरह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से एक अच्छी सी रचना करके बच्चों को सीख दी गई कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, वो एक विष्णु शर्मा की कालजयी घटना की नामक ग्रंथ, ये जो पंचतंत्र घटना नामक ग्रंथ है, ये माना जाता है उत्कृष्ट साहित्य में इन लोगों का स्थान प्राप्त है। अब हम विज्ञान की बात कर लें। गुप्त काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। ये इन्हीं के सम्मान में, यानी आर्यभट्ट को सम्मान देने के लिए जो भारत में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह बना, यानी कृत्रिम उपग्रह बना, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। तो याद कर लीजिए, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्योंकि इनको सम्मान देना था, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इनके विज्ञान के बारे में तो कहना ही क्या। इस काल के लौह स्तंभ के बारे में आपने अभी लगातार आप देखते आ रहे हैं कि जंग नहीं लगी है, इतने सालों से खड़ा है, तो कुछ तो इनकी वैज्ञानिक स्थिति बहुत बेजोड़ नमूना लौह स्तंभ ही है। अब हम वराहमिहिर की बात करें तो आर्यभट्ट की तरह ही वराहमिहिर भी गुप्त काल के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वराहमिहिर एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया था कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को, चीज़ों को पृथ्वी से चिपका के रखती है। इसी शक्ति को आज गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में उन्होंने बहुत साल पहले, यानी गुप्त काल में ही बता दिया था कि कोई एक ऐसी वह चीज़ है जो पृथ्वी से चीज़ों को चिपका के रखती थी। अब हम फायान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। फायान जो चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में भारत आया था। जो ये चीनी यात्री होते थे वो जब भारत आते थे तो अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आते थे और सभी मिलकर किसी न उस समय के तत्कालीन समय की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन अपने ग्रंथों में लिखते थे। उसी तरह फायान भी जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में भारत आया तो अपने 3 दोस्तों के साथ, जो बौद्ध भिक्षु थे और इसके मित्र थे, उन्हीं के को साथ लेकर आया था और सभी ने मिलकर ग्रंथों की, जो उस समय तत्कालीन भारत के बारे में रचना करी। तो उन्होंने जो लिखा, फायान ने लिखा कि उस समय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल के समय प्रजा बहुत सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे।
फायान ने एक चिकित्सालय के बारे में भी वर्णन किया है जो पाटलिपुत्र में स्थित था और जिसमें मुफ्त दवा और भोजन देने की व्यवस्था थी। धर्मशालाएं भी थीं जिसमें राजा द्वारा मुफ्त भोजन की व्यवस्था कराई गई थी। नगर की संस्थाओं में दीन दुखियों की मदद करने की सेवा निःशुल्क की जाती थी। फायान ने बताया कि उस समय लोग अहिंसक और सत्यवादी थे, झूठ ज़्यादा नहीं बोलते, झूठ का प्रयोग नहीं करते थे और हिंसा के मार्ग पे कम चलते थे। साथ ही साथ उसने बताया कि जो उस काल के लोग थे वो लहसुन, प्याज और शराब का सेवन नहीं करते थे।